डॉक्टर राजीव दुबे, विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षा परिवार के सम्मानित सदस्यगण और विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग महामना मालवीय उच्च अनुशीलन केंद्र के निमंत्रण पर गांधी जी के बारे में एक विमर्श का मौका बना रहे हैं और आप इतनी संख्या में आए हैं, इससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। जैसा बताया गया, मेरे अपने बौद्धिक निर्माण में इस विश्वविद्यालय का बहुत मौलिक योगदान था। अगर मुझे यहाँ के स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, यहाँ के महाविद्यालयों में साइंस फैकल्टी, उसके बाद सोशल साइंस फैकल्टी पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो आगे जो रास्ते खुले वो रास्ते बंद रहते। और उसके बाद बनारस हमेशा एक संदर्भ बिंदु बना रहा और एक प्रामाणिकता भी है कि अगर आप BHU के पढ़े हैं तो भारतीय समाज को आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। प्रोफेसर संजय कुमार जी का स्नेह निमंत्रण न स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। एक तो बनारस आने का मौका, दूसरा BHU में आप सबके साथ बातचीत। इसे संजय जी का अपना जो एक उनकी बौद्धिक गरिमा है, आज से कई बरस पहले इन्होंने एक सेमिनार में बुलाया और उसमें विभूतियाँ प्रोफेसर नामवर सिंह जैसे आचार्य वो उस सेमिनार के मुख्य वक्ताओं में से थे। मुझे ये तो मालूम था कि जो मौका मिलेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गांधी पर चर्चा होगी, वो भी तीसरे पहर जब दाल भात खा के सोने का समय रहता है, तो 25-30 लोग हम लोग रहेंगे, एक राउंड टेबल होगा, बातचीत होगी, कुछ सवाल जवाब होगा, कुछ औपचारिकताएँ होंगी। इतनी अच्छी संख्या में विद्यार्थी आएंगे, ये संजय जी का अपना आकर्षण है और गांधी का भी इसमें महत्व है। मैं अपनी बातचीत 3 हिस्से में आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला हिस्सा तो गांधी का अपना बौद्धिक निर्माण, उनके अपने सरोकार, उनकी अपनी समस्याएं और उनसे पैदा की गई बौद्धिक समस्या। दूसरा हिस्सा जो मुख्य रहेगा, जो मुख्य विषय है, धारणीय विकास और गांधी मार्ग। ये धारणीय विकास शब्द इस्तेमाल में लाना बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये एक बहस चल रही है 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो यहाँ विकास के समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, साहित्य और संस्कृति के विद्यार्थियों को मालूम है कि पिछले 30 बरस से दुनिया जो विफलताएं हमारी सामूहिक हैं मनुष्य होने के नाते, उनका सामना कर रही है। पहले 2000 से 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ज़माना था और उसमें कहा गया कि दुनिया को हम 15 साल में सुधार देंगे। और ये आप जानते हैं कि भूमंडलीकरण का ज़माना था, वैश्वीकरण का ज़माना था, उदारीकरण का ज़माना था, नई आर्थिक नीतियों का ज़माना था। कई देशों को कुछ लाभ भी हुआ, जैसे चीन को लाभ हुआ, भारत को आधा लाभ हुआ, आधा नुकसान हुआ, अफ्रीका में बहुत नुकसान हुआ, लैटिन अमेरिका में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन दुनिया को विकास की तरफ बढ़ने में कोई ज़्यादा मदद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के दौर में नहीं मिली। 2000 से 2015 बहुत निराशा का समय था। फिर दुनिया इकट्ठा हुई, इन समस्याओं को हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। नई आर्थिक नीतियाँ काम नहीं आ रही तो कुछ और रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे वो तभी तय होगा जब हम समस्याओं को समझें। तो उन्होंने 16 समस्याएं पहचानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। कहा कि 2015 से 2030 15 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 देश सदस्य हैं, सभी मिलकर के इसको सुलझाने का काम करें। अब 2024 में इस पर चर्चा हो रही है, तो रास्ता बन नहीं पा रहा। दुनिया में गरीबी, निरक्षरता, दरिद्रता के साथ एक नई चीज़ जुड़ी जो 2000 से 2015 में नहीं थी, युद्ध। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। हम जब बात कर रहे हैं तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है और युद्ध फैलता जा रहा है। कल या परसों ईरान के कुछ बड़े मुस्लिम नेता मारे गए इजराइल के हमले में। भारत और चीन की जो सीमा है, वहाँ लद्दाख से कोई 250 लोग पैदल चले हैं 50 दिन की यात्रा पर, लद्दाख बचाओ का सोनम वांगचुक के नेतृत्व में। तो जब हम खड़े हैं आपके बीच में, तो 2 हफ्ता पहले 3 हफ्ता पहले बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार पलट दी गई और ये बताया गया कि उस सरकार तो बहुत खतरनाक सरकार थी, निर्मम सरकार थी। नेपाल में पासा पलटता रहता है, कभी
माओवादी नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते हैं, कभी माओवादी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर काम करते हैं। अस्थिरता का माहौल है दुनिया के बहुत सारे हिस्से में। तो ऐसे समय में गांधी मार्ग की चर्चा करना कहाँ तक प्रासंगिक होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये तो 2015 में खोजे गए, तय किए गए। गांधी जी 1948 में मार दिए गए थे। तो गांधी जी के मारे जाने के 75 साल बाद, 65 साल बाद उनके रास्ते की क्या प्रासंगिकता है? आप जबरदस्ती दो को जोड़ रहे हैं, कहाँ गांधी जी, कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये भी एक सरोकार की बात है। कभी कभी कुछ शाश्वत प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर पहले ही से खोजे जा चुके हैं, लेकिन हम उनको छोड़ करके नया उत्तर खोजने की कोशिश। जैसे मनुष्य को हिंसा ठीक नहीं है, मनुष्य के लिए असत्य गलत है, मनुष्य के लिए क्रोध गलत है। ये बात 3000 साल पहले यही सारनाथ में बुद्ध भगवान कह गए। अब जयंती हर साल मनाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जितना हो सके उतनी हिंसा, जितना हो सके उतना असत्य। अभी कलकत्ता में जो हुआ डॉक्टर के साथ, वो तो अहिंसा नहीं थी, प्रेम नहीं था, मित्रता नहीं थी, राक्षसी आचरण था। हर साल हम लोग रावण को जलाते हैं, हर साल हम लोग महाभारत की कहानी याद करते हैं, लेकिन हर साल हम अपने आसपास कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसे लगता है कि महाभारत खत्म होने के बावजूद दुर्योधन का वंश खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है, रावण का वंश खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए गांधी मार्ग का स्मरण करना इसलिए जरूरी है कि जो बातें गांधी ने 1916 और 1948 के बीच में निष्कर्ष के रूप में तलाशी थी, वो बातें हमने चूंकि भुला दिया, इसलिए खत्म नहीं हो गए, वो महत्व तो नहीं खत्म हो गया। वो मैं आपको बताऊंगा। ये पहले गांधी के बारे में बात कर ली, क्योंकि आज गांधी जी के बारे में नई बात क्या कही जा सकती है, क्योंकि बीएचयू से गांधी जी का रिश्ता बहुत सघन था। जब बीएचयू की पहली ईंट रखी गई, यानी स्थापना समारोह 1916 में, तो जिन विशेष लोगों को बुलाया गया भाषण देने के लिए, उसमें वायसराय तो थे ही, एनी बेसेंट भी थी, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी भी थे। और गांधी जी का वो भाषण आज भी बीएचयू के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मार्गदर्शक वक्तव्य है। कभी वक्त मिलेगा तो पढ़िए। एक बात तो गांधी जी के बारे में ये ध्यान में रखने की है कि वो गुजराती नहीं थे। बहुत जोर से हल्ला मचा हुआ, गुजराती थे, गुजराती थे। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में, उनके जीवन के निर्माण में 3 महाद्वीपों का योगदान था। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उनके बाबा, उनके पिता मंत्री थे पोरबंदर रियासत में, तो एलीट का हिस्सा थे। पढ़ाई लिखाई उनके शुरू में इंटरमीडिएट तक गुजरात में हुई। उसके बाद पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड गुजरात के बहुत दूर है, यूरोप का हिस्सा है। उसके बाद इंग्लैंड से उनका संबंध आजीवन बना रहा। शुरू के जो 4 बरस उन्होंने अपनी युवावस्था के विद्यार्थी जीवन के बिताए इंग्लैंड में, उसी में शाकाहारी समाज से जुड़े, उसी में उन्होंने कई धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके एक मित्र ने, भारत में थे तब उनको पता नहीं था, उनके मित्र ने लाइट ऑफ एशिया करके डेविड रेनॉल्ड की मशहूर किताब है जो बुद्ध के बारे में है, उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ी थी। और ईसाई धर्म के बारे में तो जानने का मौका मिला ही था। हिंदू धर्म को भी ज़्यादा गहराई से उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में जाना। और फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए। जैसे आज के बहुत सारे नौजवान सुशिक्षित तो है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, वो गए प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस चली नहीं उनकी, तो उनको एक लीगल एडवाइज़र की नौकरी मिली। दादा अब्दुल्ला करके भारतीय व्यवसायी थे दक्षिण अफ्रीका में, उनको एक कानूनी सलाहकार की ज़रूरत थी। और ये ताज़ा इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार थे। वहाँ गए, 20 बरस वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहीं उन्होंने सत्याग्रह का आविष्कार किया, वहीं उन्होंने वकालत छोड़ी और तॉलस्टॉय फार्म बनाया, फिनिक्स फार्म बनाया और नए जीवन की तरफ बढ़ गए। और उसके बाद जब भारत लौटे तो सघन हिस्सेदारी उन्होंने की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो 3 महाद्वीप उनके निर्माण में उनका योगदान था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। दूसरी बात जो गांधी जी के बारे में है कि वो स्वयंभू नहीं थे। उन्होंने खुद लिखा कि हमको 5 लोगों ने, उनके चिंतन ने, उनके दर्शन ने, उनके स्वप्नों ने प्रभावित किया। एक तो जैन साधक थे श्रीमद राजचंद्र। वो उम्र में उनसे 2-3 साल बड़े थे, लेकिन ज्ञान में काफ़ी ऊंचाई पर थे। और गांधी जी उनसे विद्यार्थी भाव से लगातार संपर्क में रहे। श्रीमद राजचंद्र उनसे ऐसे सवाल पूछते थे
कि क्या राम और कृष्ण अवतार थे कि नहीं थे। ये भी सवाल पूछा, अगर सांप काटने आए तो उसको मारना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, मर जाना चाहिए। और श्रीमद राजचंद्र उनको उसी धीरज के साथ, शिक्षक के धीरज के साथ उनको बताते रहे और उनके आध्यात्मिकता के रास्ते में बढ़ने में श्रीमद राजचंद्र का बड़ा योगदान। दूसरा व्यक्ति जिसको उन्होंने बहुत आदर से संबोधित किया, उनके नाम पर एक फॉर्म बनाया, वो थे रूसी उपन्यासकार और साहित्यकार और दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय को उन्होंने अपनी किताब भेजी और टॉलस्टॉय ने लिखा कि इसमें नई सभ्यता की संभावनाओं का प्रकाश दिखाई पड़ता है। बहुत सघन संबंध नहीं था, कम सीमित पत्राचार था, लेकिन गांधी जी टॉलस्टॉय से इतने प्रभावित हुए जब उन्होंने अपनी पहली किताब, मुख्य किताब लिखी हिंद स्वराज, उसमें 6 किताबें टॉलस्टॉय की। उन्होंने खुद टॉलस्टॉय का अनुवाद किया और गुजराती में और हिंदी में छाप करके भारत में वितरित किया। टॉलस्टॉय तीसरे सज्जन थे जो गांधी जी से कभी मिले नहीं, गांधी जी कभी उनसे मिले नहीं, ऐसे अकस्मात टकरा गए रेल की यात्रा में। वो कहीं जा रहे थे, रात भर का सफर था, तो उनके एक दोस्त जो स्टेशन पर छोड़ने आए थे, उन्होंने एक किताब दी कि रास्ते में अगर नींद ना आए तो पढ़ लेना। वो थी जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट। और उस किताब को रात भर पढ़ते रहे, नींद दूर चली गई। और गांधी जी लिखते हैं कि इस किताब ने मेरे जीवन को बदल दिया। इसलिए आप में से जो लोग किताब पढ़ने के बारे में दुविधा में रहते हैं कि पढ़ें कि ना पढ़ें, गूगल में खोज लें, मोबाइल में देख लें, उनको ये बताना जरूरी है कि किताबों की अपनी एक गरिमा है, अपना महत्व है। और दुनिया के बहुत सारे लोग, महात्मा गांधी समेत, किताबों की वजह से उनका जीवन का रास्ता बदल गया। आपका भी जीवन का रास्ता शायद बेहतर हो सकता है, बशर्ते कि आपकी किताबों से दोस्ती। जॉन रस्किन। एक चौथे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को जीवन पद्धति के रूप में, राजनीति के रास्ते के रूप में शिक्षा दी, और वो थे बहुत प्रसिद्ध सत्याग्रह के दार्शनिक, और अमेरिका में उन्होंने प्रयोग किया वॉल्डेन का, और उनको आज भी हम लोग, क्या नाम है, हेनरी डेविड थोरो। उनकी एक किताब है वॉल्डेन। उन्होंने अमेरिकी कानूनों का विरोध करके जेल जाना पसंद किया। थोरो सत्याग्रह के मौलिक चिंतक और दार्शनिकों में से गिने जाते हैं। सुकरात के बाद थोरो का नाम आता है। एक पांचवा व्यक्ति जो गांधी जी की जीवनी में तो जिक्र उनका नहीं आया, ये उनकी जीवन यात्रा में उनका बड़ा भारी योगदान था। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे राजनीतिक गुरु थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले भारतीय राजनीति के सुधारवादी पक्ष के नेता थे। उग्रवादी पक्ष के नेता लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। सुधारवादी या मॉडरेट के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, और गांधी जी की मदद के लिए उनके निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर भी गए थे। तो ये 5 लोग हैं जो गांधी जी के गुरु तुल्य थे: श्रीमद राजचंद्र, टॉलस्टॉय, थोरो, रस्किन और गोखले। एक तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि गांधी जी जब सार्वजनिक जीवन में उतरे, जैसे आपका बौद्धिक जीवन है, आपके सामने कौन कौन सी लहरें हैं जो आपको डुबो सकती हैं, आपके समाज को परेशान करती हैं। आप अपने समय के साक्षी हैं और आप बताएंगे, खुद अपने को बताएंगे। गांधी जी के समय में जो लहरें चल रही थी, सारी दुनिया को प्रभावित कर रही थी, वो भी 5-7 लहरें थी। एक था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद उस समय का जीवन दर्शन था। यूरोप के कुछ देशों को एक गलतफहमी थी कि वो सभ्य हैं और बाकी लोग असभ्य हैं, तो सिविलाइजेशनल मिशन पर निकले थे। किसी सरकार ने कोलंबस को भेजा, किसी ने वास्को डिगामा को भेजा। उन्होंने नए नए क्षेत्रों को पहचाना उन्होंने, लेकिन दुनिया के इतिहास में कहा कि डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका तो पहले से था, भारत में हजारों साल से था, लेकिन ये वास्को डिगामा को पहली बार मालूम हुआ, पुर्तगाल को पहली बार मालूम हुआ, और पुर्तगाल के जरिए फ्रांस को, जर्मनी को, हॉलैंड को और इंग्लैंड को मालूम हुआ कि भारत जैसा एक महादेश है या अमेरिका जैसा एक महाद्वीप है। तो साम्राज्यवाद। एक दूसरा उसी का जुड़वा भाई या बहन थी उपनिवेशवाद। एक तरफ तो राष्ट्र अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, नेपोलियन ने किया, इंग्लिश जनरल्स ने किया, डच ने किया, स्पेनिश ने किया। स्पेन ने तो पूरे लैटिन अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में पूरा लैटिन अमेरिका इस हद तक उनके कब्जे में था कि जब शादी हुई स्पेन और पुर्तगाल के राजवंश में, तो दहेज में उन्होंने पुर्तगाल को ब्राजील दे दिया।
आज भी ब्राजील की राजभाषा पुर्तगीज है और वो पुर्तगाल का 10 गुना बड़ा है, लेकिन वो दहेज में मिला था। इतना कब्जा था उपनिवेशवाद। एक तीसरी समस्या जो उस समय अभी अपनी सिर उठा रही थी, उसका पहला मूल्यांकन कार्ल मार्क्स की जैसे लोगों के रचनाओं में हुआ, दास कैपिटल में, वो पूंजीवाद। पूंजीवाद का भी नया नया जन्म हुआ था और पूंजीवाद की वजह से दुनिया में बड़ी आशाएं थी। जैसे भूमंडलीकरण से हमको आशा है, राष्ट्रवाद से हमको आशा है, उस समय पूंजीवाद से आशा थी। पूंजीवाद किसके कंधे पर बैठ के आया था? उसको कहा गया मशीनवाद, मशीन मैनिया, कि जो भी काम मनुष्य को करना है वो उसे 100 गुना तेज रफ्तार से मशीन कर देगी और मशीन पर ज्यादा भरोसा करो, मनुष्य का भविष्य मशीन में है। इससे गांधी जी असहमत थे, तलस्ताय असहमत थे, लेकिन ये लोग अल्पसंख्यक थे, बहुसंख्यक लोगों के मन में मशीन का भरोसा था। आज भी एक टेक्नोसेंट्रिक अप्रोच टू सोशल प्रॉब्लम्स है। आज भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, उसका समाधान हमारे आचरण में नहीं है, मशीन में, टेक्नोलॉजी में। कल पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, कि गंगा जी अगले दिसंबर तक प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। ये जिम्मेदार अफसर ने कहा है, अखबारों में छपा, आप दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हम 30 साल से इंतजार करें गंगा जी प्रदूषण मुक्त हो। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए प्रयोग किए जाते हैं, हमारे अपने व्यवहार को छोड़ के बाकी सब में सुधार की जरूरत है और मशीन ठीक कर देगी। दिल्ली में भयंकर प्रदूषण है, तो कहा एयर क्वालिटी को चेंज करना है। जो गुणवत्ता है वायु की, यहाँ बैठे हैं प्रोफेसर BN राय, बड़े IT के साइंटिस्ट रहे हैं, इनसे पूछे तो ये हंसने लगेंगे, कहेंगे तो हवा में आप धूल मिट्टी फेंकोगे, धुआं फेंकोगे तो हवा दूषित हो, कोई मशीन को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन दिल्ली के मध्यम वर्ग के हर घर में एक एयर प्यूरिफायर है, वायु के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हम लोग हर सवाल का समाधान टेक्नोलॉजी में खोजने की कोशिश करते हैं। और गांधी जी उस समय इस चिंतन से बहुत घबराए हुए थे। उनको कहा कि मनुष्य नहीं बदलेगा तो मशीन क्या करेगी। एक और समस्या उस समय थी रंग भेद की, आज भी है। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, वहां 2 बड़े उम्मीदवार हैं, एक अश्वेत मूल की है कमला हैरिस और एक विशुद्ध श्वेत मूल के हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो जाने अनजाने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो गैर गोरे हैं उन पर हमला करते रहते हैं। उनकी निगाह में अमेरिका का शुद्धिकरण, यानी अमेरिका से गैर श्वेतों का हट जाना अमेरिका का समाधान है। इसको अंग्रेजी में रेसिज्म कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ये रेसिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था, बहुत व्यवस्थित था, वहां जनतंत्र भी था और रंगभेद भी था, और गांधी जी खुद उसके शिकार हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के घर के सामने से कोई गैर श्वेत गुजर नहीं सकता था। गांधी जी को नहीं मालूम था, वो तो प्रधानमंत्री के नाती और पोते और बेटे थे और इंग्लैंड के पढ़े थे, इलीट का हिस्सा थे, वो जा रहे थे बिना ध्यान दिए हुए। जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के भवन के सामने से गुजरे, वहां जो गार्ड खड़ा था उसने उनको पकड़ा, और पकड़ा ही ने उनको पीटा भी, पटक पटक के पीटा। क्यों? क्योंकि तुम काले आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बंगले के सामने से गुजर सको, जो खाली श्वेत लोगों का एक विशेषाधिकार था, रंग भेद। इस रंग भेद के बारे में जो गांधी ने देखा सुना, उससे दूर अमेरिका में बैठे हुए मार्टिन लूथर किंग को रास्ता मिला। उन्होंने कहा कि जीसस ऑफ नाज़रेथ gave me the dream, but गांधी ऑफ इंडिया showed me the way। ये गांधी मार्ग का महत्व रंग भेद के बारे में था। एक और समस्या थी जिसको कि आज भी हम लोग झेल रहे हैं। अगर आप दलित समाज के नहीं हैं तो आपको बधाई है, लेकिन अगर आपका जन्म दलित समाज में हुआ है तो आपको अपने दुखों की कथा कहने का कोई सुनने वाला नहीं। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने उठाई, गांधी जी ने अनशन किया, समझौता हुआ। फिर गांधी जी ने कहा कि ये समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी, हमको अपना जीवन लगाना पड़ेगा। और 1934 के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और सारी बची हुई जिंदगी 14 साल उन्होंने अछूतोधार में लगाया। ये जो जातिवाद है और छुआछूत है, ये भी एक बड़ा संकट था। उस समय तो बहुत घनघोर संकट था। अभी मैं पूना से आ रहा हूँ, वहाँ ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने सामाजिक क्रांति का प्रयास किया, और आज सब लोग सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले की बात करते हैं। उस समय अगर आप दलित समाज के हैं तो चलते समय पीठ में, कमर में तो झाड़ू बांधनी पड़ती थी,
कि जहां जहां आपका पैर पड़े वो प्रदूषित होगा तो झाड़ू अपने आप लगती जाएगी। और गले में खड़ियां पहननी पड़ती थी कि अगर किसी वजह से आपको थूकने की मजबूरी हो, खांसी आ जाए, तो उसी काट की हड़िया में थोड़ा। और अगर आप केरल में थे और स्त्री थे तो ऊपर का शरीर आपको निर्वस्त्र रखना पड़ता था। अगर आप ऊपर कपड़े पहनेंगे या कपड़े से ढकेंगे शरीर को तो आप उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये परिस्थिति थी जाति प्रथा की। छुआछूत भयंकर था, अभी भी कुछ है जो है वो शर्मनाक है, लेकिन तब तो बहुत जबरदस्त था। एक और जो समस्या गांधी जी के समय में बहुत जबरदस्त थी, जो जर्मनी और इटली में दिखाई पड़ी, वो राष्ट्रवाद का आक्रामक रूप। राष्ट्रवाद के दो रूप हैं, एक तो सरोकारी है, समावेशी है, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ ले जाने वाले, और एक है जो मैं महान और मेरा राष्ट्र महान और बाकी सब, उन सबको हम पराजित करें, आहत करें, गुलाम बनाएं, लूटें, खसोटें, हमारा राष्ट्र। ये राष्ट्रवाद का प्रतीक उस समय हिटलर बना। और गांधी जी ने जर्मनी और इटली के अंदर राष्ट्रवाद का आतंक अपनी आंखों से देखा था। वो तो मिलने भी गए थे हिटलर और मुसोलिनी से। और राष्ट्रवाद का जो नकारात्मक रूप था, ये भारत में भी 1946-47 में सामने आया। जब भारत आजाद हो रहा था तो कुछ विद्वानों ने शरारती अंदाज में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। हिंदू महासभा ने भी कहा और मुस्लिम लीग ने भी कहा, और अंग्रेजों ने तो पहले से कह रखा था कि हम ही ने तो बनाया तुमको, हम जाएंगे तो तुम बिखर जाओगे, भाषा के आधार पर बिखरोगे, धर्म के आधार पर बिखरोगे। भाषा के आधार पर तो हम नहीं बिखरे, लेकिन धर्म के आधार पर जरूर बिखरे। तो राष्ट्रवाद का ये जो नकारात्मक पक्ष था, ये भी गांधी जी ने देखा। एक समस्या और जो गांधी जी के समय में थी और आज और भयंकर हो गई है, भोगवाद। ये वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती तमाम जीव जंतुओं से भरी हुई है, कई करोड़ जीव जंतु हैं, लेकिन उसमें श्रेष्ठता मनुष्य है। और उसको अधिकार है कि अपने आनंद के लिए वो बाकी सबका भोग करे। पेड़, नदी, पहाड़ तो है ही है, जीव जंतुओं को भी आप अपनी निर्ममता का शिकार बनाते हैं। इस भोगवाद के खिलाफ भर्तृहरि ने लिखा, पतंजलि ने लिखा, चाणक्य ने लिखा, लेकिन हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ा, आज भी सुनाई नहीं पड़ता। गांधी जी इस भोगवाद को भी देख रहे थे और इसीलिए गांधी जी ने जो एक जीवन का रास्ता बनाया अपना और उसको अधूरा ही माना, उसमें सादगी को बड़ा महत्व दिया। ये उनका नहीं कहना था कि गरीब लोग सादगी से रहें। गरीब क्या सादगी से रहेगा? गरीब को तो गरीब को तो आमदनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने चरखा निकाला। लेकिन बाकी जो अमीर लोग हैं वो सादगी से रहें। अब मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि गांधी जी कोई निर्विवाद चिंतक नहीं थे। गांधी ने जितनी बातें कही उसको मानने वाले कम, उसका विरोध करने वाले ज्यादा थे। आज भी गांधी जी के मारे जाने के 75 साल बाद भी वो बहसें खत्म नहीं हुई। 4 बड़े विवाद गांधी जी को लेकर के हुए और गांधी जी उन सब विवादों में खुद आग में घी डालते रहे। मतलब है कि अपने विरोधियों का बयान अपने अखबार में छापते थे, उनको मिलने जाते थे और उनको मिलने के लिए बुलाते थे।